ठीक है, दिस इज द केस फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन when it is not -2. ठीक है, ऑक्सीजन की most in most of the cases it is -2, but in some cases it's not -2, it's -1. So in the cases of peroxides, this is the example of peroxide, this is hydrogen peroxide. And when you are finding the value for oxidation state for oxygen, you're putting in place of oxygen n and solving all equation with 0 because no charge on the compound, so it's calculated as -1. -1 आए जी, -1 है इसके ऑक्सीडेशन। पेरोक्साइड्स में -1 आएगा। अच्छा, अब है, अच्छा डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखें F2O आ गया। F2O अगर एक कंपाउंड आपको गिवन है और बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें एन ऑक्सीजन की निकालें, बताएं क्या है, क्या करेंगे आप? 2 F का क्या होता है? F का -1 होता है ना, आपने पढ़ा था। तो -1 लिखा प्लस N, क्या हो जाएगा इसमें? +2 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में +2 है, तो डिफरेंट कंपाउंड के साथ डिफरेंट आ रही होती है। ठीक है, ये इसमें +2 आ रही है, उसमें -1 आ रही थी। ClO अगर हो, ClO, ये जो 7th ग्रुप के एलिमेंट है इसके साथ तो सबके साथ ही पॉजिटिव में आएगी। ClO है, क्लोरीन ऑक्साइड, तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? -1 होता है। और ऑक्सीडेशन के ऊपर अगर इसका निकालेंगे तो -1 प्लस N, तो N इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आपको देखें इसमें कुछ केसेस में ये भी होता है कि क्लोरीन क्लोरीन का भी चेंज हो जाता है। क्लोरीन का मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ClO, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हो और आपसे पूछे कि इसमें आपको क्लोरीन क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो क्या करोगे? Cl की जगह क्या लिखोगे? N, और O की जगह क्या लिखोगे? -2 होता है O का मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसमें क्लोरीन का क्या चार्ज हो जाएगा? +2। तो देखें इसमें क्लोरीन का +2 आ गया। तो इन सम, ये बहुत कम केसेस में ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो इट्स नॉट मीन के ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, क्लोरीन इज ऑलवेज -1, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। सो ये सारी चीजें इसलिए मैंने आपको बताई। आपने वो 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। CuSO4 का आप बताएं मुझे, Cu का क्या होगा? CuSO4, Cu को बताना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। बताएं जल्दी से, बहुत आसान है ये तो। +9, +9। रामीन रमशा जल्दी से बताएं।
-4। रिमशा बताएं जल्दी। चले मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को। एस अकेला नहीं होगा, SO4 होगा। अभी तो बताया था कि SO4 साथ होता है, कंपाउंड होता है। ये एग्जांपल मैंने क्लास के शुरू में आप लोगों को करवाई है कि SO4 के ऊपर -2 था। मैंने SO4 के ऊपर बताया था कि -2 होता है। सिंपल था इसमें तो। ये मैंने अभी क्लास से पहले आपको बताया कि Cl के ऊपर हमेशा +2 होता है और SO4 के ऊपर हमेशा -2 होता है। ये सारी चीजें भी बताई थी क्लास के शुरू, क्लास के स्टार्ट में। और जब आपको Cu मैंने फाइंड करके बोला, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? N प्लस SO4 की पूरी क्या टर्म आ रही है? -2 होता है इसके ऊपर चार्ज, इज इक्वल टू ऊपर कोई आयन है तो 0 लिखेंगे। उस पे -2 था तो -2 इसलिए लिख रहे थे। इसमें कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो N इज इक्वल टू 2 आ गया था, खत्म। Cu+2 होता है। Cu के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये करना था। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मेटल कंपाउंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ। बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, ओके। तो बाइनरी मेटल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इसमें जो आपको बताया था कि ग्रुप 7 के जो होते हैं, जो वो 17 लिखा हुआ था, ग्रुप 7, ग्रुप से 5, 6 एंड 5। ओके, तो ग्रुप 7 के जितने भी होते हैं उनका -1 होता है उसके पर आए। ग्रुप 6 के -2 होता है, ग्रुप 5 के -3 होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ FeCl2 की, FeCl2, इसमें आपको फेरस का अगर मैं बोलूँ, फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, ठीक है, इसको कहते हैं फेरस जब Cl2 होता है, और एक होता है FeCl3 होता है फेरिक। So this is the difference between both of them, and in this oxidation state of Fe will be, Fe का आपको फाइंड करना है तो Fe का N+2, Cl का क्या होता है -1, 2 - 1 = 0, तो N क्या आ रहा है? +2। तो इसमें Fe का क्या होता है? +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें Fe का क्या होता है? -3 होता है। क्या करेंगे? N+3 क्लोरीन है और यहाँ पे -1 डाल दिया, तो N क्या आ गया? =3। सही है, ये दोनों का डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग अमाउंट, दिस इज फेरिक एंड दिस इज फेरस। एक IC जब 3 होता है, और OUS व्हेन इट इज 2, जब 2 ऑक्सीडेशन से फेरस होता है, जब 3 आता है तो फेरिक होता है। तो ये सब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये सारे बाइंडिंग कंपाउंड्स आ गए, सही है। तो बाइंडिंग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके लिखे हुए हैं, ये होते हैं, ये सारे आप देख लीजिएगा, टेबल बना हुआ है। अगर ये मैं आपको सारे अभी मुझे एग्जांपल ये करके दिखाएं, PbO2 का बताएं जल्दी से। PbO2 का बताएं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Pb का बताना है इसमें आपको। फोर, सही है 4। अगले सी, इसका बताएं, Cr का।
6. Abdullah is saying 6. ट्वेल्व. रामीन इज सेइंग 12. 6 होगा इसका. ये सारे इसके आंसर लिखे हुए हैं. ठीक है, आप लोग चेक करिएगा खुद करके. ये सारे सवाल आप लोग खुद करके चेक करिए. ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है. ठीक है, MnO4 के में Mn6 होगा, Cr6 होगा. इसमें इसमें S8 कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा. ठीक है, NH3. H NH3 है. N को लेंगे N, नाइट्रोजन को लेंगे N. H3 है 3 + 1. ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो N क्या हो जाएगा? -3. देखें इसमें आप लोग बोलेंगे सर ये NH3 तो 0 होता है. आप लोग आपने बोला था आप यहाँ पे इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट बना हुआ है. तो इसमें NH3, because it is not in a compound, it is itself a compound, so that's why इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपना होगा. ठीक है. जी 6 आ रहा है. आप लोग कर लिए, आप होमवर्क करिएगा. अच्छा, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसको. रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें देयर इज बोथ, दोनों चीजें जिसमें हो रही हैं जिस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. सो वी आर कॉलिंग दैट रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. नोट्स से पढ़ लेते हैं, मैं बता देता हूँ क्या होता है. ओके, दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये चीज जहन में रखिए. सबसे पहली चीज के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये सबसे पहली चीज याद रखिएगा. जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि गेन इन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में लॉस. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इन सारी चारों चीजों में से कोई एक भी हो रहा होगा तो आप उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, और इसी का ऑपोजिट कर दो सारा, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा. और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा रिडक्शन में. ये चार चीजों से कुछ भी एक हो रहा होगा तो यू विल कॉलिंग इट रिडक्शन. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ किस तरह होता है. ये क्वेश्चन आपको गिवन है Fe प्लस CuSO4 प्लस इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu. ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया. तो सब सॉल्व किया इसको. स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है. तो Fe प्लस CuSO4 ये एक रिएक्शन था, उसको जब सॉल्व किया तो ये बन गया है. ठीक है, और उसमें से SO4 कैंसिल कर दिए. ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि फाइनल इक्वेशन ये बन रही है. तो इसमें हम लोगों ने बताना है कि ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है और रिडक्शन कौन सा हो रहा है. तो देखें, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहे हैं Fe और Fe+2 मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए. प्लस जब भी आता है, प्लस मीन्स लॉस और माइनस मीन्स गेन. ठीक है, तो Fe ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इसका मतलब जैसे ही हमें पता लगे, देखिए यहाँ पे स्टेबल स्टेट में था Fe, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे अपने पास
थे फिल था, इसके बाद कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, ना माइनस था ऊपर ना पॉजिटिव था, ये पूरा स्टेबल था, इसको कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जब इससे रिएक्शन हुआ इसका CuSO4 के साथ, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब Cu+2 था, इसके पास 2 की डेफिशिएंसी थी, 2 कम थे। ठीक है। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ड्यूरिंग रिएक्शन, Fe ने इसको दे दिए ना, Fe से कम हुए कहाँ चले गए, कहीं गायब तो नहीं हो गए, तो Cu ने लिए, कॉपर ने लिए इससे। तो कॉपर के पास 2 की कमी थी, कॉपर ने 2 Fe से ले लिए। अब वो कमी Fe के पास हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जब वो Cu को दे देगा। तो Cu अब स्टेबल हो चुका है इसने, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, और इसको रिडक्शन कहते हैं, ये रिड्यूस्ड हुआ है। और Fe इसके पास कम हो गए 2, इसलिए यहाँ पे +2 आ रहा है। ठीक है। ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह पता लगता है, +2 और नेगेटिव से पता लग जाता है। सही है। नेक्स्ट, रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, Cu+2 से Cu हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, Fe स्टेबल था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ये दोबारा वही क्वेश्चन लिखी है यहाँ पे। अच्छा, ऑक्सीडे अच्छा, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन कर रहा होता है ना, देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो रिडक्शन कर रहा होता है। बस यहाँ पे ये देख लें, रिडक्शन जिसमें हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन जहाँ हो रही है वो रिड्यूसिंग है। ओके, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। So the substance that gain electron, what is mean by gain electron? That reduction is happening here during chemical reaction, causing another substance to be oxidized is called oxidizing agent. So these are all the examples of oxidizing agents. ठीक है, ये सारे ऑक्सीडाइज कर देंगे जब भी किसी भी के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी भी कंपाउंड के साथ, तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे हमेशा। ठीक है। दूसरी चीज, रिड्यूसिंग एजेंट, a substance that loses electron मतलब oxidation is happening and during reaction causing another substance to be reduced, क्या करेंगे, reduced करवाएंगे, loss of electron होगा, तो क्या होगा, इसको क्या कहें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करवा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं। और ये सारे कंपाउंड्स हैं जो रिड्यूसिंग करवाते हैं, जो लॉस करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे इनकी एग्जांपल्स हैं। ये पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट कि कौन सा इन सब में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी जितनी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, बस ये आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपको बता दूं मैं कि एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो H+ आयन को लूज करता है, उसको कहते हैं एसिड। ये किसने कहा था, आर्यनेस ने कहा था। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें कही थी। इसकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास तो। देखें, 3 लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए थे, आर्यनेस ने, लोरी ब्रॉन्स्टेड ने, लीविस ने, अलग अलग। ठीक है। तो आर्यनेस ने कहा था कि जो एसिड होता है वो H+ आयन डोनेट करता है, डोनर ऑफ द होता है H+ का। और उसने क्या कहा था, और बेस क्या होता है, OH नेगेटिव का डोनर होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसकी। H+ आयन का जो डोनर होता है वो होता है एसिड। ये जस्ट उसने एग्जाम स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, कि ये जो होता है, जो H+ को डोनेट कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। विच डोनेट्स अ प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन कहते हैं, H+। और विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस, एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। ये कहा था ब्रॉन्स्टेड ने, सॉरी, ये H+ आयन, प्रोटॉन, डोनर क्या कहता है,
एसिड बॉन्स्टेड ने कहा था। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये स्टेटमेंट दी थी। अब दूसरे ने क्या दिए, आर्यनियस ने, कि H प्लस आइन डोनर जो होता है, जो H प्लस आइन को डोनेट कर रहा होता है वो होता है एसिड, और जो OH माइनस आइन को डोनेट कर रहा होता है वो होता है बेस। ये इसने कहा था, आर्यनियस ने। ल्यूविस ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को जो पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है वो होता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है वो होता है बेस। ईकेट के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है, बस इससे ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होगे कि किस तरह होता है, किस क्या होता है, ये आपको जरूरत नहीं है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे क्यों क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब एक्सप्लेन किया होता है बुक में, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल कैसे होती है उसकी। अगर आपके पास देखें वाटर हो, एक एसिड और एक बेस हो, दोनों वाटर आपने रिएक्ट करवाए, लेकिन एक एसिड वाटर है, एसिड एक वाटर है, और एक बेसिक वाटर है। ठीक है, तो एक आपके पास क्या बनता है, H3O पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, देखें दोनों बन रहे हो, H3O पॉजिटिव बन रहा है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आगे शायद आ रहा हो, एम्पोटेरिक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, the acid and bases having high percentage of dissociation are called strong acid। जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा डिसोसिएट होता है। कल डिसोसिएटिंग की बात की थी कि जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, पूरा डिसोसिएट हो जाता है, जिसके साथ भी रिएक्ट करता है। अगर वाटर के साथ हो CH3COOH, अब ये एग्जांपल आपके पास ऊपर वाले, आप जो साइंटिस्ट ने बोला था वो आप समझ लीजिएगा, CH3COOH प्लस H2O अगर हो, क्या हो जाता है, CH3COO प्लस हो जाता है शायद, H3O नेगेटिव। ठीक है, एसिटिक एसिड की एग्जांपल है, और दूसरे एसिड्स को भी इसी तरह जगह आप वाटर से रिएक्ट करते हैं, और सिंपल अगर एसिड और बेस को आप रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट आगे आ रहा है, खैर सॉल्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसिडिक एसिड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं वो मैं देख रहा था, हाँ H प्लस बनता है, H प्लस, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो H प्लस बनता है, प्लस CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। खैर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिंपल ये डेफिनेशन याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। एसिड एंड बेस वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं जिसकी हाई परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हो, और जो वीक परसेंटेज, लो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, कम डिसोसिएट हो रहे हो दूसरे कंपाउंड के अंदर, तो उसको वीक एसिड और वीक बेस कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड और वीक बेसिस की एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये तीन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, NH3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक होता है एसिटिक एसिड, H2S, H2S होते हैं, H2S। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर NH4OH वीक होती है। बेसिसिटी क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी, कि कितने हाइड्रोजन आयंस हैं जो रिप्लेसेबल हैं। हमने यही पढ़ा था ऊपर कि रिप्लेस जो हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऊपर एक साइंट लोस्टेड ब्रोडनी ने दिया था कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। उसकी बेसिसिटी कितनी है एसिड की, तो वो ये बताता है कि कितने आयंस लॉस हो रहे हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल की है, CH3 C प्लस H2O किया तो ये H प्लस आयन है,
ठीक है, ये कितने रिप्लेसेबल हैं, कितने रिप्लेस हो रहे हैं, तो ये बताएगा इस एसिड की बेसिसिटी क्या है। ठीक है, एसिडिटी इसी तरह रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन जो होंगे किसी भी बेस से अगर आप निकाल रहे होगे, देखो हाइड्रोक्साइड आयन इन अ बेस से कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं वो उसको बताएगा इसके अंदर एसिडिटी कितनी है, और हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड जितने निकल रहे हैं वो बताएगा बेसिसिटी क्या है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस क्या होता है कि द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री। आयनाइजेशन की कितनी एक्सटेंट है, कितनी मिकदार है, कितनी पोटेंशियल से वो कर सकता है, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। तो उसको जो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने की जो डिग्री है और या परसेंटेज है उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और बेस एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द। तो ये वैल्यूज होती हैं डिफरेंट, आपको बस वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कितनी है। ये वैल्यूज आप याद नहीं करेंगे, ये आती नहीं है, सही है, छोड़ दें इसको। बस ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तीन, ये आपने पहले ही देख लिया कि वीक कौन कौन से होते हैं। इसी तरह फिर दोबारा नीचे बेस आ रही है। पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच का ये फॉर्मूला याद रखें, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं किस तरह होता है। तो पीएच प्लस पीओएच जो स्केल होता है ये 14 का होता है। ये क्या बताता है कि एसिड है या बेस है। पीएच का यही बताने की एक चीज होती है कि ये बता रहा होता है कि एसिड है कंपाउंड या बेस है। न्यूट्रल होता है 7 पे, 7 से नीचे जितने भी होंगे वो एसिडिक होंगे, 7 से ऊपर जितने भी होंगे बेस होंगे, 1 से लेके 14 तक का स्केल होता है। पीएच डिक्रीज होती है जब हीटिंग करते हैं हम लोग, और पीएच यूज इसलिए होती है बस कि एसिड को नेचर, बेसिक नेचर बता सकें। अच्छा बफर, बफर चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। बफर क्या होता है, इफ एन एसिड और जब हम लोग एक वीक एसिड को सॉल्ट के साथ मिलाएं, ठीक है, और एसिड एक बफर दे, मतलब क्या कि पीएच चेंज नहीं होती। बफर, बफर सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसको हम लोग रिएक्शन करवा के भी उसकी पीएच ना चेंज हो, तो उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन whose pH does not change very much when H plus or OH minus ions are added to it is called a buffer solution। ये सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है आप लोगों को। देखें, वीक एसिड को हमने सॉल्ट के साथ मिलाया तो एसिड एक बफर बना, इसमें पीएच चेंज नहीं हुई, वीक एसिड था, एसिड ही बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बफर सॉल्यूशन है ये। इसी तरह जब बेस को सॉल्ट के साथ मिलाया तो बेसिक बफर बन रहा है, तो ये भी पीएच इसकी सेम है, चेंज नहीं हो रही ज्यादा। ह्यूमन ब्लड इज एग्जांपल ऑफ, ह्यूमन ब्लड जो एग्जांपल है एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन इज मेंटेन इट्स पीएच बाय बफर मैकेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन ब्लड एक एग्जांपल है बफर की, ये भी याद रखिए, ई कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर, बफर एक्शन क्या होता है, resistance of a buffer solution to change its pH, change on addition of a small amount of acid and base called buffer action। हम लोग बफर एक्शन करवाते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये चीजें नहीं पढ़ाता, क्योंकि ई कैट के लिहाज से ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती जिसमें एक्सप्लेनेशन हो और इतनी डिटेल्स हो। अब देखें ये ह्यूमन ब्लड की जो ये जो एग्जांपल है ना, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है फॉर ई कैट। लाइक नो नॉट, इसके मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊं या उसके कॉन्सेप्ट्स बनाऊं तो वो जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स काम नहीं आते ई कैट की प्रिपरेशन में, याद रखिएगा। तो तब अब बफर एक्शन का पता होना चाहिए। ये इसी तरह एक लाइन आएगी और पूछेगा ये क्या होता है, तो आपको नीचे ऑप्शन टिक करना होगा कि बफर एक्शन कहलाता है ये, कि जब आपको पीएच कहीं पे बढ़ानी या कम करनी हो, लाइक एक सॉल्यूशन है उसमें पीएच सेम नहीं आ रही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और ये दोनों रिएक्शंस बन के जो आ रहे हैं उसमें पीएच चेंज हो रही है, ठीक है, तो आपको कहीं पे इन दोनों की पीएच चेंज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, तो आप बफर सॉल्यूशन को ऐड करते हो या दूसरे सॉल्यूशन के साथ। ये एक तो ये केस है, या दो कंपाउंड्स हैं, एक दो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें आप दोनों को जब मिक्स कर रहे हो तो बफर जो पीएच है वो चेंज हो रही है, तो एक की पीएच आगे पीछे एडिशन या स्मॉल करोगे ताकि दोनों की पीएच चेंज ना हो, तो ताकि वो बफर सॉल्यूशन बन जाए, तो उसको कहते हैं बफर एक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर सॉल्यूशन to change in pH on addition of a small amount of acid and base is called buffer action। आप बफर एक्शन करते हो इस तरह, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन।
समझ आ गया होगा आपको। बफर कैपेसिटी क्या होता है कि कितनी पीएच आप डाल रहे हो एक एसिड या बेस के अंदर to change its buffers to change into buffer solution is called buffer capacity. The number of moles of acid or base that causes the change in pH of a liter of a buffer by 1 unit is called buffer capacity. कितनी pH डाल रहे हो आप एक यूनिट बफर के अंदर, तो वो जो एसिड और बेस डालते हो नंबर ऑफ मोल, उसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 मिनट रह गए और ये सिर्फ आपको डेफिनेशंस के टॉपिक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड और रिएक्ट मिले और सॉल्ट और वाटर बन जाए, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सिंपल होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं? कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स कलर विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर का मेन पर्पस ही आपको ये एमसीक्यू आता है कि कलर चेंज करने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर डिफरेंट टाइप से ये इंडिकेटर लिखे हुए, लिटमस, ये सारे प्रैक्टिकल में आपने किया होगा। तो ये पीएच रेंज इनकी ये होती है और ये कलर ये चेंज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, ये पेपर्स में भी आता था एमसीक्यूज में, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्ट, सॉल्ट के होते हैं 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होता है नीचे लिखा होगा, बस ये यहाँ तक खत्म हो गया। आपको मैं पावर पॉइंट पे मेरे पास पढ़ा था, ये देखें एसिड बफर आ गया कि व्हेन एन एसिड और अ बेस इज एडेड टू वाटर द पीएच चेंजेस ड्रास्टिकली, तो ये बफर नहीं होता। ठीक है, अगर टू अ बफर सॉल्यूशन द पीएच इज मेंटेन एंड पीएच डज नॉट चेंज, तो उसको कहते हैं बफर। पीएच इसमें चेंज नहीं हो रही। न्यूट्रलाइजेशन देखें, न्यूट्रलाइजेशन की इसमें एग्जांपल है, ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब भी बना रहे हैं, ये एसिड है ये बेस है, ये एसिड है ये बेस है, ये एसिड है ये बेस है, देखें ये क्या बना रहा है, सॉल्ट ये वाटर, ये सॉल्ट है ये वाटर, ये सॉल्ट ये वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल इसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? The hydrogen ion of an acid are completely replaced by metallic. Completely जब hydrogen ion replace हो जाए by metallic ion, just like NaCl. ठीक है, completely acid जो हो वो replace हो जाए metal के साथ। ये acid था NaCl, HCl acid जो होता है, HCl को आपने किया NaOH के साथ। ठीक है, ये HCl complete एक strong acid था, ये क्या बन गया? NaCl। तो क्या कंप्लीटली रिप्लेस हो गया, ये खत्म हो गया, NaCl बन गया, तो इसको कहते हैं नॉन एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह द सॉल्ट स्टिल हैज अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड व्हिच कैन फर्दर बी रिप्लेस्ड बाय मेटल, जिसमें कुछ बच जाए। ये देखें NaHSO4 बन रहा है, तो इसमें H हाइड्रोजन इनमें है कंपाउंड के साथ, इसलिए इसको एसिडिक कहते हैं। और इसी तरह बेसिक जिसमें OH हो, देखिए सॉल्ट हाइड्रो ऑक्साइड टुगेदर विद अ मेटालिक आयन, जिसको फर्दर हम लोग और रिएक्ट कराएं टू कंप्लीट मेक अ नॉर्मल सॉल्ट, देन इट इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट।